मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 126। राजगद्दी में बैठा तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और सबकी नजरों में एक अलग सा दर्द जो हर किसी के नजदीक और चेहरे पर नजर आ रहे हैं। अब आगे। राजकुमार अरोड़ा राजगद्दी में बैठने के बाद सभी जादुई शक्तियां बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और उसके शरीर के अंदर भी बहुत सारी बदलाव होने लगी जिसे वह साथ महसूस कर पा रहा था और उसके भाव अभी भी ठंडा थे और वह बस सभी को एक नजर से देखते हुए वहां पर बैठा हुआ था। धीरे धीरे वहां पर मौजूद सभी लोग आगे आगे उत्तराधिकारी से मिलने लगे और उन्हें उनका तोहफा देते हुए अपनी जगह पर वापस चले गए। वैसे तो उन्हें वहां पर किसी तरह का कोई भी ट्रॉफी लाने के लिए कहा नहीं गया था, पर सभी को पूरी साम्राज्य और दुनिया की सबसे बड़ी देश की उत्तराधिकारी को खुश करने के लिए जो हो सके वह करने की कोशिश में लग गई। उन सब की चापलूसी और अपने लिए लालच देखकर आरव को उनमें से किसी के साथ किसी भी तरह की बात करने की कोई भी जरूरत भी नहीं थी, पर वह से वहां पर कुछ समय तक वैसे ही बैठना था और सभी से मिलना भी, क्योंकि यह उसके पिता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके पिता ने भी सभी से बहुत ही अच्छे ताजमहल बनाकर रखे हुए हैं और यह बात सभी अच्छे से जानते थे। राजा कुमदेव चाहे कितने भी शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, वह उन्हें कुछ चीजों के लिए सभी तरह की राजा और बड़े जादूगरों से अपनी मित्रता बना के रखती है, क्योंकि भविष्य में किसी भी तरह की मदद के लिए वह उनकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज आने भी चाहिए जो वह राजकुमार यादव को सीखना चाहते हैं। धीरे धीरे वहां पर सभी लोग आपस में बिजी हो गए और ऐसा लग रहा था कि अब राजशिला के बाद वहां पर एक भव्य समारोह आयोजित हो चुका है और अभी अपने सिंहासन पर बैठे बैठे उठ चुका था। इसलिए वह कारण को ढूंढने लगा, पर कारण तो किसी कारण उसे राजभवन से बाहर चला गया था और इस बारे में भारत को पता ही नहीं चला। ये देखकर अरुण को बहुत गुस्सा आया। उसने पहले से ही कहा था कि वह किसी भी तरह से उसे अकेले ना छोड़े, पर अब वह भी गायब है। तभी आरव के सामने उसके सभी भाई बहन आकर खड़े हो गए। ये देखकर तो वह फसल उन लोगों को देखते ही रह गया कि वह मुश्किल से वह उनसे मिला होगा। क्या बात है राजकुमार आरव भाई, आप तो बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। क्या आखिर गए कहाँ थे? इस महल को छोड़कर, और गए भी थे तो वापस आए ही क्यों? ताकि हमसे हमारा हक पर हमारे भाइयों का अधिकार छीन लो। जय और माया दोनों ही ऋषि और कपिल के साथ खड़े हुए राजकुमार आरव को बस लेकर नीचे तक देखते हुए ये ताना दे रहे थे। उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जो जगह उनके भाइयों को मिलना चाहिए वह हिसाम से साधारण लड़की को मिल रहा है जो कि उनका बड़ा भाई और राजकुमार है, पर जादूगर नहीं। पर अब तो उसके पास जादुई शक्तियां भी आ चुकी है। वही ऋषि और कपिल बस शान खड़े थे। उनकी आंखों में ईर्ष्या तो थी, पर उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि कल किस बात को लेकर सामने वालों को कमजोर करके उसका फायदा उठाना है और कब चीज किस तरह की सिचुएशन में सामने वाले से झुककर अपना काम निकालना है। उन दोनों ने अपने बहाने को पीछे खींच और उन्हें आंख दिखाकर शांत रहने को कहा, तो वही यह बात रिद्धि सिद्धि को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। वह गुस्से से जय और माया को देखने लगी। इस पर सिद्धि ने कहा, लगता है तुमने पिताजी की बातों को गौर से नहीं सुना, इसलिए तुम इस तरह से बात कर रहे हो। और तुम बोल रहे हो कि अब तुम किसके सामने बात कर रहे हैं? यही हो आर भाई अब उत्तराधिकारी बन चुके हैं और उनका राज अभिषेक और तिलक दोनों हो चुका है, तो उनके पास किसी भी तरह का बकवास या बेइज्जती करने के बारे में सोचना भी मत। नहीं तो तुम्हारा वह हास्य होगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। वैभव तो उन सब की बकवास को सुनकर पहले से ही वहां से चला गया था और वही अरव का नजर तो वही वैभव पर ही था। उसने देख लिया कि वैभव भी अब उसे राजभवन से बाहर की तरफ चला गया। ये देखकर उसे कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका था कि वैभव अब राजकुमारी काव्य के पास ही जाएगा। ठीक है, हमेशा से यही होता रहा है। रिद्धि सिद्धि भी वहां से चली गई। अब वहां पर सिर्फ वह दोनों भाई बहन ही बचे थे। आरव उन चारों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह भी दूसरी ओर जाने लगा कि तभी ऋषि और कपिल उसके रास्ते पर खड़े हो गए। ये देखकर आरव ने ठंडी नजरों से उन दोनों को देखा। एक पल के लिए तो ऋषि और कपिल उसकी इतनी ठंडी नजर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उन लोगों ने अपने आप को संभाला और उसे देखकर कहा, तुम अब इस जगह से तब तक नहीं जा सकते जब तक कि समारोह खत्म ना हो जाए। पिताजी ने हमें खास तौर पर तुम्हारे साथ रहने को कहा है, इसलिए ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। बस तुम एक उत्तराधिकारी बने हो, महाराज नहीं बने हो। मैं जो भी हूँ तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और क्या कहा तुमने? मेरे साथ रहना तो भूल जाओ। मैं अब ज्यादा समय तक यहाँ पर और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे यहाँ से जाना है और मुझे तुम दोनों को क्या भराजू नहीं रोक सकती? एक एक कर वह दूसरी ओर मुड़कर जाने ही वाला ही था कि तभी पीछे से बहुत सारी राजकुमारियां उसे घिरकर खड़े होंगे और साथ ही कुछ कदम पीछे कुछ राजकुमार भी। ये देखकर आरव का सर चक्करने लगा। वह पहले से ही इन सभी चीजों से इरिटेट हो चुका था, अब फिर से यह सभी चीज उसके साथ हो रहे थे। उसने इधर उधर देखा तो उसके सैनिक और अंगरक्षक तो कुछ दूरी पर खड़े होकर यह सभी चीजों को भारी गौर से देख रही थी।
तो वहीं ऋषि और कपिल भी राजकुमार आरव रहा यानी आरव के दोनों साइड खड़े हो गए। उन्हें बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा था कि अब वह एक मामूली रक्षक की तरह इस इंसान के साथ खड़े होकर इसकी रक्षा कर रहे हैं, पर यह बात बोल बहुत अच्छे से जानते थे कि आरव इस वक्त बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। भले ही इसकी शक्तियां नाए है पर इसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एपिसोड 127। मुझे यहाँ से जाना है, तुम दोनों मुझे यहाँ से नहीं रोक सकते, यारों ने गुस्से से दोनों राजकुमार को कहा और वह वहाँ से जाने लगा। पर वह ज्यादा उससे पहले ही उसके चारों ओर अलग अलग साम्राज्य की खूबसूरत और शक्तिशाली राजकुमारी आकर खड़ी हो गई, जो कोई उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था तो कोई शांत खड़ी होकर उस नजर मिलाने की कोशिश कर रही है। अलग अलग तरह की खूबसूरत लड़कियां अपने स्वभाव और सबसे बेहतरीन तरीके की पोशाक पहने खड़ी हो गई थी। पर आराम ने इन सबको एक्साइट किया और वह जाने की कोशिश करने लगा, पर सभी लोगों ने उसे खेल कर खरीद हो गए थे। ये देखकर तो आर को गुस्सा अब पड़ते ही वाला था। उसकी आंखें अब बहुत ही ज्यादा ठंडी हो चुकी थी और वहां का तापमान भी गिरने लगा। उसके आसपास जितने भी लोग थे उसके शरीर में हल्की कंपन और ठंडक एहसास हो रहा था। तब इस प्रभाव को देखकर चौंक गए उन्होंने। सब में यह बात सब बहुत अच्छे से जानते थे, अगर कोई जादूगर का प्रभाव उठा शक्तिशाली होता है, इसका मतलब यह है कि इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में है या अपने काबू से बाहर जाने वाला है। ये देखते ही राजा कुंदेव भी वहां पर आ गए और उन्होंने बाकी सभी राजकुमारी और राजकुमार को वहां से जाने को कहा। राजा कुंदेव ने औरत को देखा और उसके हाथों पर हाथ रखकर उसे शांत रहने को कहा। राजा कुंडा की बात मानकर आरो शांत हो गया। फिर बिना कुछ कहे हो वहां से सीधा बाहर की तरफ निकल गया। ये देखकर राजा कुंदेव ने बहुत ही बेबसीक से अपना सर हिलाया और फिर दोनों राजकुमार को देखकर कहा, मैंने कहा था ना उसके ऊपर नजर रखन। पर तुम दोनों तो, ये कहते हुए राजा कुंभदेव ने फिर से वापस अपने मेहमानों की तरह बढ़ गए। वही बाकी राजकुमारी है और राजकुमार भी अपने अपने जगह पर वापस आ गए। तुमने देखा वह राजकुमार कितना घमंडी था। हाँ, हम सब तो बस उससे मिलने के लिए थे, पर वह तो किसी और ही दुनिया में गम था और कितना गुस्सा है उसके अंदर बरकरार। मैंने सुना था कि वह बहुत ही शरीफ और साधारण लड़का था और अभी अभी उसके पास जादुई शक्तियां आई है, फिर भी देखो उसके अंदर कितना गुमान और गुरूर है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह शुरू से लेकर अब तक एक साधारण लड़का रहा है। पर तुमने देखा नहीं उसका गुस्सा कितना खतरनाक था, मैं तो डर ही गई थी। सही कहा, आज तक ऐसा गुस्सा तो मैं सिर्फ अपने पिताजी को करते हुए देखा था, वह भी जब बात उनकी साम्राज्य की आती थी या कोई उन्हें ज्यादा गुस्सा दिलाता हो। एक राजकुमार ने कहा तो बाकी सब भी यह बात कहने लगी। अब सबको भरोसा हो रहा था कि इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी कोई मामूली लड़का तो बना नहीं है और सबको अब ये देखना था कि इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी जितना खारुश और शक्तिशाली है, क्या वह इतने अच्छे से इस साम्राज्य को संभाल पाएगा कि नहीं। आप गुस्से में चलते हुए सीधा राज्य भवन से बाहर की तरफ आ गया। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चलते हुए आ रही है। ये देखकर आरव ने चलना बंद नहीं किया और वह चलते चलते कहने लग, मेरे पीछा करने से कोई फायदा नहीं है, तुम जाकर वह समझ देखो। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये कहते हुए आरो आगे आगे चलने लगा। मैं उसके पीछे रिद्धि सिद्धि जो चल रही थी। राजकुमार आरव की बात सुनकर वह उदास हो गई। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, पर जब से राजकुमार आरो की याददाश्त गई है तब से वह बहुत ही अलग बर्तन करने लगा है। रिद्धि सिद्धि ने उनके सैनिक और अंगरक्षक को देखा और फिर वापस से उसे समारोह की तरफ चलने गई। उन्हें अच्छे से पता था कि अब राजकुमार आरव यानी नए उत्तराधिकारी के बारे में सब अलग अलग तरह की राय रखेंगे और वही उनके पिता के लिए ये सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वह राजकुमार आरो से तो करते थे बहुत ही ज्यादा प्यार। उसके हर गलती को सही कहना एक राजा के लिए सही नहीं होता। ये सब सोचते हुए वह दोनों समारोह चले गए और वह भी यही कि पूरी मेहमानों के बीच राजकुमार आ रहे हो की बातें चल रही थी। कोई उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व से काफी इम्प्रेस था तो कोई उसके इस सभा को बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ले रहा था। वही बाकी राजाओं के साथ बैठे राजा को महादेव के दोस्त उसकी उत्तराधिकारी के बारे में बात करते हुए राजकुमार आरव की तारीफ तो कर रही थी, पर एक बात के लिए वह शिकायत भी कर रहे थे कि इतने सालों तक उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषणा क्यों नहीं किया। तभी राजा कुंड बस खुश होते हुए उनके बातों को सुन रहे थे। उनके चेहरे पर राजकुमार आ रहा हूं की तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी और चमक थी। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, राजा कुंभदेव जी, आप अपने इस बेटे को कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, जो कि एक साम्राज्य की राजा के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप अपने बच्चों पर बहुत ही ज्यादा भेदभाव कर रहे हैं। हमारा भी एक बेटा है और बेटी भी है, पर हमने अपने बच्चों पर कभी भेदभाव नहीं किया। पर आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप अपना सब कुछ अपने एक बेटे पर लौटना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये समझ लिए कि हम सिर्फ काबिलियत को आगे बढ़ा रहे हैं और हमने किसी से वादा किया था कि हम इस साम्राज्य के लिए जो सही होगा वही करेंगे, तो हम बस वही वादा निभा रहे हैं।
इसका मतलब तुम अब तक पुराने बातों को भूलकर आगे बढ़ नहीं हो, भूल जाओ वह सब। अगर अभी भी वह सारी चीज तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारे सामने बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हम अकेले नहीं हैं इन सवालों को जवाब देने के लिए, हमारे पास अब वह सवाल और जवाब दोनों ही मौजूद हैं, बस सवाल को पता नहीं है कि वह जवाब भी है और जवाब को हम सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं। तुम्हारा ये गोल गोल बातें कोई समझ ना समझे या ना समझे, पर हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, देखते हैं कब तक तुम अपने इस सवाल के जवाब को सवाल बनकर बनाकर रखते हो। एपिसोड 128। राजतिलक होने के बाद ये खबर पूरी साम्राज्य और पूरी देश में फैल गई कि आप भारत साम्राज्य का एक उत्तराधिकारी है और उसका राजतिलक भी हो चुका है। हालांकि यह बात पहले ही अखबारों और खबरों से एक जगह से दूसरी तरह जगह पहुंचाने में देरी नहीं लगी, पर इस दुनिया के साथ साथ उनसे जुड़ी अलग अलग दुनिया में भी यह बात पहुंच चुकी थी, जहां पर अलग अलग शक्ति वाले जादूगर रहते हैं, और यह बात थी रुद्रदेव से भी नहीं छुपी, और माहेश्वरी भी यह बात समझ गई कि अब आप भी शक्तिशाली साम्राज्य का राजकुमार बन चुका है। उसके मन में कहीं डर तो था ही, पर एक विश्वास भी था। मैंने कहा मुझे राजकुमार आरव से मिलना है तो मिलना है, आप मुझे रोक नहीं सकते। ये कहते हुए काव्य फिर से उसे अंगरक्षक को गुस्से से देखने लगी। उन दोनों में बहस हो रहा था, दोनों तरफ में कोई भी इंसान पीछे हटने को तैयार नहीं थी, पर सामने वाली तो थी एक राजकुमारी और जादूगरनी भी, इसलिए उसका आधा हमेशा अंगरक्षा से बड़ा ही होगा। इसलिए अंगरक्षक को अब भारी परेशानी होने लगी। बाहर की आवाज को महसूस करते हुए आरव चिल्लाते हुए अपने कब से बाहर आया। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज से कि वह पूरा एरिया उसके गंध से कांप उठी और हल्की सी कंपन भी होने लगी। ये देखकर सब स्तंभ रह गई। आरव बहुत ही तेज चिल्लाया था, इसलिए एक पल के लिए तो वहां पर भूकंप आ गया ऐसा महसूस हुआ। सी में मौजूद सैनिक जो आसपास पहरे दे रहे थे उनके शरीर में कंपन हो गया, आखिर अब हो गया था इतना शक्तिशाली कि उसके गुस्से में काबू रखना उसके हाथों से बाहर हो रहा था। वह दिन पर दिन अपनी शक्तियों को समझोकर और सही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, पर अलग अलग तरह की मुश्किलें उसके सामने आ जा रही थी जिसका वो सामना तो कर रहा था। कभी राजा कुंभदेव की राजशाही दोस्त उसकी असली शक्ति पता लगाने के लिए उसे 20 मैदान में सबसे लड़ने के लिए उत्साह देते, तो कभी राजकुमार वैभव उसे भारी दरबार के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। वह तो राजकुमार आरव ने इस महल और बहुत सारी चीज के बारे में रुद्र से पहले ही सीख रखा था, इसलिए उसे इस सब कुछ चीजों में सामना करने में आसानी हो रही थी, और किस तरह से लोगों का ध्यान अपने ऊपर से हटाकर दूसरे किसी और पर लगाना की कल बहुत बखूबी समझ चुका था। उसकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी वह बहुत ही आसानी से एक खुफिया जगह में करने लगा, जहां पर कोई नहीं आ जा सकता सिवाय उसके। उसे महल में बहुत सारी राज दफन है और उसे राज से बहुत कम लोग वाकिफ है। अरे, गुस्से से राजकुमारी काव्य को देखते हुए कहने लगा, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मेरे सामने भी मत आना, तो तुम फिर से मुझे परेशान करने आ गई। मैंने कहा ना कि मुझे किसी भी तरह की कोई भी रिश्ता तुमसे नहीं रखता है, तो जितना हो सके उतना तुम मुझसे दूर चली जाओ, नहीं तो मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाऊंगा। राजकुमारी काव्य उसके गुस्से को देखकर थोड़ी सहन गई, फिर भी वह अपनी जगह पर स्थिर रही और उसने बहुत ही नरमी और प्यार भरी आवाज में आरव को देखकर कहा, आरव मेरी बात तो सुनो तुम। मैं तुम्हारे लिए राजकुमार आरव हूँ, ना कि आरव। आरव सिर्फ मैं अपने अपनों के लिए हूँ, जो कि बहुत कम है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे राजकुमार आर कहो, ना कि आरव। ये सुनकर आरव को काव्य देखते हुए कहने लग, ऐसा क्या हो गया है इन कुछ दिनों में जो तुम मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हो आ रहा हूँ? क्या तुम मुझसे नाराज हो या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे बात नहीं सकते? आखिर हुआ क्या है? पहले तो हम कितने करीबी दोस्त थे। आरव न्यूज ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक शैतानी और अजीब से मुस्कान लिए अपने चेहरे पर काव्य को देखने लगा काव्या ने उसके इस तरह के भाव को देखकर ऐसा समझ में ठीक है उसे करना क्या चाहिए। अरुण ने अपने अगल बगल देखा तो उसका इशारा देखकर अंगरक्षक और सैनिक वहां से कुछ दूरी पर चले गए। उनके जाने के बाद अब आधा और काव्य ही वहां पर मौजूद थे। आरव राजकुमारी काव्य के एकदम करीब चला गया, जिससे राजकुमार आरव के साथ से राजकुमारी काव्य के चेहरे पर महसूस होने लगी है। देखकर राजकुमारी काव्य की धड़कन में बहुत तेजी से धड़कने लगी। राजकुमारी काव्या ने जैसी अपनी नजर उठाकर आरव की तरफ देखा तो आरव की आंखों में नफरत, किसी बार उसे कुछ नजर नहीं आया। उसकी ऐसी नजर को देखकर थोड़ी सहम सी गई थी और आरव उसके आंखों में देखते हुए नफरत भरी आवाज में कह, तुम अपने आप को बहुत ही चालाक समझती हो राजकुमारी, पर तुम अपनी चालाक हो नहीं। तुम बोल सकती हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, पर मैं कभी नहीं। अब ये जो दूसरा मौका मुझे मिला है, तुम क्या चाहते हैं उसे भी मैं तुम्हारी इस शैतानी दिमाग के साजिशों में कुर्बान कर दो तो ऐसा होगा नहीं। कोशिश कर लो, इस बार मैं तुम्हारे किसी भी तरह के झांसे में नहीं आऊंगा। तुम एक धोखेबाज राजकुमारी हो और इस बार मैं तुम्हारे धोखे को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। अब ये बात मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी मुंह के ऊपर बोल रहा हूँ कि मुझसे दूर कहे नहीं तो अंजाम बुरा होगा। आए मेरी आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ।
ये कहते हुए आरव ने राजकुमारी काव्या को पीछे झटक दिया और उससे दूर चला गया और वह पीछे मुड़कर जा ही रहा था कि काव्या ने जल्दी से कहा, मेरा भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम क्या जानते हो इस बारे में, ये सब झूठ है। क्या काव्या के इस झूठी बातों में एक बार फिर आरव आ जाएगा या फिर काव्या अपने आप को सही बताने के लिए रचेगी कुछ कहानी। एपिसोड 129। आरव और काव्या इस वक्त आरव के कमरे के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे और उनसे कुछ दूरी पर खड़े अंगरक्षक और सैनिक ने अपना सर झुकाए हुए शांति से सभी चीज देख रहे थे। उन्हें बहुत ही अच्छे से पता था कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। ने इस महल में रहते हुए कई साल हो चुके थे, इसलिए वह लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अपने से बड़े और शक्तिशाली लोगों के बीच कभी भी नहीं आना चाहिए। अब तो जिसकी रक्षा करने की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वह अब इस साम्राज्य का होने वाला अगला महाराज है और अब तो वह दुनिया के सामने उत्तराधिकारी बनकर सामने भी आ चुका है। साथ ही साथ उसे धीरे धीरे करके भी शक्तियां मिलने वाली है और ऐसी कई चुनौतियां अब इस उत्तराधिकारी के सामने आने वाले हैं। आरव ने गुस्से से काव्य को देखा, फिर वापस मुड़कर अपने कमरे के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद अंगरक्षक और सैनिक ने उसे कमरे के बाहर एक सुरक्षा घेरा बना दिया और सर झुका हुए खड़ा हो गए। राजकुमारी काव्या को अपनी इतनी इंसल्ट जिंदगी में पहली बार महसूस की थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उसे यह बात समझ नहीं आया कि आखिर आरव को उससे किस चीज की इतनी नाराजगी हो गई है। जहां तक उसे पता था कि आरव की याददाश्त चली गई है और वह अपनी सभी चीजों की याददाश्त भूल चुका है और उसके दिल के किसी कोने में यह बात तो घर कर गया था कि कहीं आंखों कुछ चीज याद तो नहीं आ गई। अरे अपने कमरे में चला आया और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं अब तक रुद्र की बातों को मान देते हुए इसके साथ कुछ नहीं किया, नहीं तो मुझे इस राजकुमारी के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि जी कर रहा है कि अभी के अभी से जान से मार डालूं। आखिर कोई इंसान दूसरे इंसान के प्यार भरोसे और फीलिंग के साथ ऐसे खेल कैसे सकता है, और वह राजकुमार आप भी कितना बेवकूफ था कि इस जैसे चालाक लड़की के बातों में वह कितने आसानी से आ गया। घर यह मेरी दुनिया होती तो अब तक तो एक जैसी लड़की को मैं वह सबक सिखाती कि पूरी दुनिया देखती रह जाती। मुझे नफरत है ऐसी लड़कियों से। यह कहते हुए आरव अपना फास्ट याद करने लगा, जब ऐसे ही उसे ही उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया था, वह भी उसकी बुआ के बेटे के साथ मिलकर। यह सब याद करते हुए आपको बहुत तेज गुस्सा आने लगा। उसे अब धीरे धीरे अपनी पिछली जिंदगी भी याद आने लगी थी और उसका वह बिहेवियर और स्वभाव जो वह अपनी दुनिया में हुआ करता था। हालांकि आरव अपने समय की का बेस्ट डॉक्टर था ही साथ उसके कुछ राज भी थे और परिवार के बारे में तो उसे बहुत कम चीज याद थी, पर जो भी चीज उसके साथ घटना घट रही थी वह सारी चीज एक बुरी यादों की तरह उसके मन में था और वही बुरी यादें उसे सबसे पहले याद आ रही थी। इन सब से बचने के लिए आरव फिर से अपने बालकनी में चला गया, जहां पर अलग अलग तरह के फूल पत्ते लगे हुए थे। वहां पर जाकर फिर से ध्यान मुद्रा में बैठ गया और जादुई नगर के उसे बगीचे में पहुंच गया, जहां पर वह अक्सर अपनी जादुई ऊर्जा और शक्तियों का परीक्षण और अभ्यास करता है। उसे अब ये टेलीपोर्ट करना भी बहुत ही आसानी से आ गया था, इसलिए अब वह कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आ जा सकता था और यह शक्तियां उसे बहुत ही ज्यादा खुशी पैदा कर रही थी। पहले तो बहुत ही कम दूरी तक टेलीपोर्ट हो पा रहा था, पर अब धीरे धीरे उसकी शक्तियों के साथ उसकी बाकी सभी शक्तियों का सीमा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि कारण अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। ये देखकर आराम ने मन ही मन का इसे मैं अपने साथ रहने को कहा था, पर ये तो मुझे अकेला छोड़कर यहाँ आ गया, अभी बताता हूँ इसे। ये कहते हुए वह जैसे ही उसके करीब जहाँ नहीं लगा, तभी उसकी माँ में एक अजीब सा हलचल होने लगा। उससे वह समझ नहीं पाया और धीरे धीरे उसकी यह हलचल एक अजब एहसास में बदलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो कर क्या। फिर अचानक से उसकी आंखों के सामने राजा कुंभदेव की छवि दिखाई देने लगी। ये देखकर वह और भी चौंक गया और उसे बहुत ही ज्यादा खाली पर और बेचैनी होने लगी। कुछ सोचते हुए वह वापस से महल की तरफ चला गया और महल में वापस आने के बाद वह अपने कक्ष से तेजी से बाहर निकाला और राजा कुंभदेव की कक्षा की तरफ जाने लगा। उसे पता नहीं धीरे धीरे करके उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे इतनी तेजी से उसे और जाती देखकर उसके पीछे उसके अंगरक्षक भी तेजी से बढ़ने लगी। इस वक्त आरव ने सिंपल से रामदेव कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल भी उसकी माथे को रखते हुए हवा में उड़ रहे थे। इतने साधारण कपड़ों में भी राजकुमार आरव की पर्सनैलिटी और उसकी औरत में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। आसपास के सभी दाल दासियां तो बस उसे देखते ही रह गई और यह प्रार्थना कर रहे थे कि काश राजकुमारी बनकर वह राजकुमार आरव के साथ रह पाती, या वह उसके दास बनकर भी सारी जिंदगी रहना चाहते था। पर राजकुमार आरव को तो इस समय कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह तेजी से राजा कुंदेव की कक्षा के अंदर चला आया और उसने देखा कि रानी राजदेवी थी घबरा भी राजा कुंडी के सामने खड़ी थी और दो लोग भी घबराए हुए राजा को महादेव के एक किनारे खड़े हुए थे और एक राजा कुमदेव को संभाल रहे थे। आरव ने जैसी राजा कमदेव की हालत देखी तो वह समझ गया कि उन्हें क्या हो रहा है, इसलिए उसने अपने हाथों का स्लीव मोड़ और सबको दूर करते हुए
राजा कुमदेव को सीधा लेट दिया और उसके शक्तिशाली रक्षा सूत्र को निकालकर उसके शरीर से अलग किया और तेजी से उसके सीने पर प्रेशर बनाने लगा। आरव समझ गया था कि राजा कुंभदेव को हार्ट अटैक आया हुआ है, इसलिए वह जो एक डॉक्टर को करना चाहिए वह सारी चीज कर रहा था। वह एक चीज भूल गया था कि वह एक जादुई दुनिया में है, जहां हर चीज जादू से होता है, ना कि साइंस से। पर आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, वह तो बस अपना काम कर रहा था। वही उसकी ऐसी प्रतिभा को देखते हुए सब बस अपने जगह पर स्थिर रह गई। करण में तेजी से वहां पर आ गया और उसकी इस तरह की प्रतिभा को देखकर उसे पुरानी बातें याद आने लगी कि आरव एक वृक्ष ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली जादूगर है। उसके हाथों में किसी की जीवन रेखा को आगे बढ़ाने की शक्ति है और वह कोई भी तरह की जानलेवा बीमारी हो या कोई भी तरह की तकलीफ, वह बहुत ही आसानी से अपनी जड़ी बूटी और संजीवनी आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग करते हुए सभी का निवारण कर सकता है। और ऐसी चीजों का इलाज उसने हमेशा जादू से होते देखा था, पर आज जाओ जिस तकनीक का इस्तेमाल करता था वह उसकी समझ से परे था। क्या राजकुमार आरव की सच्चाई आ जाएगी महल वालों के सामने? क्या करण जान जाएगा कि आरव राजकुमार आरव नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का डॉक्टर आरव है? एपिसोड 130। राजा कुबदेव को हार्ट अटैक आया था और इसी के बीच राजकुमार आरव यानी डॉक्टर आरव को भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, इसलिए वह उसकी तरफ खींचना चला गया। और जब उसने देखा राजा को मुझे इस हालत में है, तो वह उसकी मदद करने के लिए उसकी ट्रीटमेंट करने लगे। कुछ पल, पिछले कुछ टाइम के लिए तो किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आरव कर क्या रहा है, और बहुत सारे लोग डर भी रहे थे कि आखिर राजकुमार आरव राजा कुमदेव के साथ कर क्या रहा है। कि राजकुमार आरव एक विशेष चिकित्सा के आश्रम यानी जादू नगरी के वृक्ष तत्व के बहुत ही दुर्लभ छाता रह चुके हैं, इसलिए वह लोग समझ गए कि राजा कुमदेव का इलाज राजकुमार आरव कर रहे हैं। पर आज से पहले उन्होंने इस तरह का इलाज न कभी देखा न कभी सुना था। कुछ समय बाद राजा कुमदेव अपने कक्ष में आराम से लेते हुए थे, उनकी सांसें धीमी चल रही था। बड़ी ही तो वही वह आंखें जब करते हुए अपने सामने अपने परिवार को देख रहे थे, जहां पर उनके तीनों रानियां और उनके सभी बच्चे आंखों में चिंता लिए खड़े थे, तो वही दूसरी ओर राजदेवी महारानी और विजय सिद्धि के साथ वैभव भी शांति से खड़ा राजा कुमदेव को देख रहा था। उसे तो भरोसा नहीं हो रहा था कि राजा तुम लोगों को भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि राजा कुमदेव अपने समय के सबसे शक्तिशाली जादूगरों में से एक है और सबसे शक्तिशाली जादूगर होने के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य बहुत ही अच्छी रहती है। पर अचानक से हुए इस हादसे के कारण सब लोग थोड़ी सी चिंता में आ गए। अगर राजा कुंड को कुछ भी हो जाता है तो सभी नियम का आधार को छोड़कर सिद्धार्थ महाराज की गाड़ी राजकुमार आरव को दी जा सकती है, और यह चीज उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि राजा कामदेव को गाड़ी राजकुमार राघव को देने से पहले उनके हाथों में आ जाए। पर अगर इस बीच राजा तुम देखो कुछ हो गया तो बिना किसी सनी के ये सभी चीज राजकुमार आरव की हो जाएगी और वह इन सब में कुछ कर नहीं सकेंगे। भले ही सबके चेहरे पर कुछ ना हो, पर राजकुमार सबकी मानों की दशा बहुत अच्छे से समझ रहे थे। आखिर वह इस परिवार को बनाने वाले मुखिया हैं, तो उन्हें हर किसी के बारे में हर चीज पता होना नहीं संभव है, भले ही वह बहुत ही अंदरी बातें नहीं जानते हो। तीनों रानियां और बाकी के परिवार वाले तो बहुत ही ड्रामा और अलग अलग तरह के बातें बोलकर एक बार फिर से राजा कुमदेव की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, और इस बात को न सिर्फ राजा कुमदेव के सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि राजकुमार आरव की भी तारीफ करते हुए उसे अपने नए जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें देखकर राजकुमार आरव ने उनसे दूरी बना ली और मनी माँ कहने लगा, यह नया ड्रामा और पुराना चेहरा मेरे किसी काम के नहीं है। आपको ये सभी ड्रामा राजकुमार आरव के सामने करना चाहिए, ना कि मेरे सामने। मैं राजकुमार आ रहा हूँ जो आपकी फालतू के ड्रामा और बकवास बातों में आ जाएगा। ये सब कहते हुए राजकुमार आरव में एक नजर राजा कुंभदेव को देखा, फिर वहां पर आए एक बेड को देखकर कुछ चीज बताने लगा, जिसे सुनकर वैब भी हाथ बंधे हुए सभी चीजों का खूबी सुन रहा था। फिर राजकुमार आरव राजा कुमदेव के पास आ गया और वह उसके सीने पर अपना हर सकते हैं सभी चीज को ध्यान से जांच करने लगा। फिर उसने अपने हाथ को लेकर सीधा राजा को मिले थे नाभियों को छूना प्रारंभ किया। उसकी ऐसी जांच और प्रशिक्षण करते हुए देखकर सभी हैरान थे कि तभी राजा कुलदेव ने कुछ कहा, जैसे सुनकर सभी के चेहरे पर हैरानी आ गई। फिर परेशानी भी आरव ने राजा कुमाहू देव के पैर की तरफ देखा और धीरे से उनके पैर को लेकर धीरे धीरे मालिश करने लगा। ये करते देखकर राजा कुंभदेव को बहुत ही अजीब लगने लगा। फिर अचानक से आरव ने उनका पर दूसरी ओर मर दिया। ये कहते ही एक अजीब सा आवाज उसे कमरे में फैल गया और राजा को हमदेव की हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि वह दर्द सहन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो राजकुमार? तुम अपने ही पिता के पर को खराब करने पर खुले हो। अगर तुम्हें कोई चीज आती नहीं तो करना भी नहीं चाहिए। वेद जी का काम वैद्य जी को करने दो, वह तुमसे ज्यादा जानी है, और कई सालों से वह उसे महल में रजक होंगे और बहुत सारे परिवार लोगों की सहायता करके उन्हें ठीक कर चुके हैं। तुम क्यों इन सब चीजों में पड़ रहे हो?
माना कि तुम वृक्ष तत्व के जादूगर हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम ही इतने सालों पुराने वेद जी का सिद्धि और ज्ञान हासिल कर लिया हो। माया की माता नहीं, ये कहते हुए आरव को गुस्से भरी नजरों से देखा। हाँ, उसके पीछे ही बाकी दोनों रानियां भी धीरे धीरे उसे कुछ ना कुछ कहने लग। फिर राजा कुंभदेव की तरफ मासूमियत से कुछ कहता उससे पहले ही आरव ने कहा, अब आपका प्यार चेक कर लीजिए, ये पूरी प्रैक्टिस ठीक हो गया है। अगर वह व्यक्ति ठीक करते तो इन्हें ठीक होने में एक घंटा या एक सप्ताह लग जाता। वैसे तो ये ठीक हो चुका है, पर फिर भी आपको एक सप्ताह इसे सही तरीका से ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी चीज में वैद्य जी को बता दिए हैं आपको, उसी के हिसाब से आप अपना खान पान और व्यायाम और बाकी सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। वक्त के साथ वर्ष भर जादूगरों का शरीर भी शक्तिहीन हो जाता है, चाहे वह आदमी हो या फिर उसे महिलाएं। सुबह के अंदर एकमात्र तक की शारीरिक क्षमता होती है। ये कहते हुए आरव ने एक नजर सबको देखा और उसे कक्षा के बाहर चला गया। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।